आप सभी का हृदय से स्वागत है। इस वीडियो में हम समास आपको पढ़ाएंगे और समास से संबंधित जितने भी जटिल क्षेत्र होंगे, शब्द होंगे, उस सभी को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। आइए जरा समास शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सम धन आस। सम धन आस। यहाँ सम का अर्थ है संक्षिप्त और आस का अर्थ है कथन। इस प्रकार समास का अर्थ है संक्षिप्त कथन। ये तो समास का। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को स्पष्ट करना ही समास का मूल उद्देश्य हो गया है। अब बात आती है समास की परिभाषा क्या है। आप जानते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल को जो नया समासिक पद बनता है, नवीन पद बनता है, उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को जो नया समासिक पद बनता है उसे समास कहते हैं। किसी भी समास को समझना है तो उसको ज़रा चार वर्ग में, कैटेगरी में उसको बांट लीजिए। क्या? समास में समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और विग्रह, ये होते हैं जिसको हम लोग समासिक विग्रह कहते हैं। समस्त पद क्या होता है? जो दो पदों के मेल से नया शब्द बनता है वो समस्त पद हो जाता है। जैसे नील कंठ, नील कंठ, ये समस्त पद हुआ। इसमें आप देखेंगे तो नील जो है पूर्व पद है, नील ये पूर्व पद हो जाता है। उत्तर पद क्या होता है? कंठ, उत्तर पद हो जाता है। विग्रह क्या है? जो नीला है कंठ जिसका, उसे नीलकंठ कहते हैं। अर्थात विग्रह में देखेंगे क्या है? जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ नीला हो उसे, या नीला है कंठ जिसका, या इसको दूसरे भी देख सकते हैं, नीला या नील है कंठ जिसका। अब ये विग्रह में आते हैं तो ध्यान रखिए, नील है कंठ जिसका, अर्थात ये क्या कह रहा है? भगवान शिव को कह रहा है, अर्थात भगवान शिव। तो ये विग्रह हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समास के कितने भेद होते हैं? आप 6 बताएंगे। समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। पहले को कहते हैं अव्ययी भाव समास, दूसरे को तत्पुरुष समास, तीसरे को कर्म धारय समास, चौथे को द्विगु समास, पांचवें को बहुव्रीहि समास और छठवें को द्वंद्व समास। ये 6 होते हैं। लेकिन अगर इसका वर्गीकरण हम एक विशेष परिभाषा के आधार पर करें तो इसके 4 ही रूप आपको देखने को मिलेंगे। परिभाषा,
के आधार पर इसके 4 रूप कौन कौन हो जाते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 बहुव्रीहि, नंबर 4 द्वंद्व। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि तत्पुरुष के अंतर्गत ही ध्यान रखें कर्मधारय और द्विगु आते हैं, क्रमधार और द्विगु आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव की परिभाषा है जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद गौण होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है जिस समास में प्रथम पद गौण और द्वितीय पद प्रधान होता है उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसी तरह से ये कर्मधारय और द्विगु में भी क्या होते हैं, प्रथम पद ही गौण हो जाता है, द्वितीय पद की प्रधानता होती है। यद्यपि इसकी परिभाषा अलग अलग है, आगे आपको बताएंगे हम। बहुव्रीहि समास क्या होता है, न तो प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर विशेष पद की प्रधानता घोषित करते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये तो हो गई आपके समास। आइए पहले हम लोग अव्ययी भाव समास को देखते हैं। जितने भी बात आपसे करेंगे अव्ययी भाव समास, अगर आपको अव्ययी भाव समास जानना है तो पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि अव्ययी भाव समास की क्लियर कट परिभाषा है जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, द्वितीय पद गौण होता है, उससे अव्ययी भाव समास करते हैं। ध्यान रखें, इसमें जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद प्रधान होगा यानी ये प्रधान होगा और यह दूसरा जो हो जाएगा वो गौण हो जाएगा। जैसे आप देखें इसमें प्रथम पद प्रधान क्यों होगा, क्योंकि प्रथम पद या तो अव्यय होगा, हम वीडियो में अव्यय किसे कहते हैं आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं, या वो उपसर्गवाचक होगा, उपसर्गवाचक होगा, इसलिए प्रधानता होगा। जैसे आइए जरा देखिए, 2 जैसे हम कहते हैं प्रतिदिन और दूसरे आपको कहते हैं क्या, आजन्म, आजन्म या आजीवन। ध्यान रहे प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग, आ में आ उपसर्ग। अब अगर आप देखें तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एक ही बार में उसकी आवृत्ति 2 बार होती है, तो एक ही शब्द अगर 2 बार आ जाते हैं तो उसमें भी अव्यय होते हैं। क्या? तीसरा जरा देखें, जैसे धीरे धीरे, यह अव्ययवाचक हो गए, इसलिए यह अव्यय है। हाथों हाथ, बातों बात इसी श्रेणी में आते हैं। तो आप ये नहीं कि अगर योजक लगा है तो वह द्वंद्व हो जाएगा, ऐसा आप नहीं। एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति होगी तो उसमें होंगे, दिनों दिन में होंगे, हाथों हाथ में होंगे, धीरे धीरे में होंगे, ये सब अव्ययी भाव के श्रेणी में आते हैं। आइए जरा हम लोग दूसरे तत्पुरुष समास में चलते हैं। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में प्रथम पद गौण होता है और द्वितीय पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यद्यपि कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के 6 उपभेद होते हैं। कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के 6 उपभेद हम आपको एक एक बताते हैं, सब तत्पुरुष के उदाहरण हैं। देखिए इसके तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोभ होता है नहीं कि, जैसे आए, स्वर्ग प्राप्त, तो देखिए इसमें करण तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष। इसमें कर्म को
चिन्ह का लोप हो जाता है। दूसरा देखें, स्वर्ग प्राप्त हो गया। दूसरा देखें, तुलसीकृत, तुलसीकृत, तो इसमें अगर कर्म कारक है तो इसमें करण कारक है, करण कारक से द्वारा इसका लोप हो जाता है। तीसरा देखिए, देशभक्ति, देशभक्ति या रसोई घर, रसोई घर, तो इसमें देखिए क्या है, रसोई के लिए घर, तो संप्रदान तत्पुरुष। आपादान देखिए, बुद्धिहीन या बलहीन, बुद्धिहीन, बलहीन, पथभ्रष्ट, तो से अलग होने के लिए प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से अगर पांचवें में आते हैं तो गंगा जल, गंगा जल, तो गंगा का जल काके की रारी, राजपूत, राजा का पुत्र, राजकुमार, राजा का कुमार। और छठवें में आप देखिए, में पर अधिकरण तत्पुरुष में में पर का चिन्ह का प्रयोग कैसे लोप होता है, कारक का, जैसे आप बीती, अपने पर बीती। दूसरा, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो अगर आपको पता है कि कारक चिन्ह का लोप होगा तो तत्पुरुष होगा, तो बड़े आसानी से आप पकड़ सकते हैं, चाहे वो सीधा तत्पुरुष पूछे या तत्पुरुष के उपभेदों के अंतर्गत कारक चिन्ह पर पूछे, आप उसका समुचित उत्तर दे सकते हैं। आइए तीसरे में चलते हैं। तीसरा समास है जिसका नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, जरा आइए देखते हैं। कर्मधारय समास, ध्यान दें, इसकी परिभाषा है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है या उपमेय और उपमान होते हैं तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आइए एक प्रथम पद विशेषण का हम एक बताते हैं और द्वितीय पद विशेष का बताते हैं। तो आइए यहां पर जरा देखते हैं। पहला प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष, महाकवि, महाकवि, तो महाकवि की विशेषता क्या है, जो कवियों में महान हो, महाकवि, प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद विशेष। और दूसरा हमने कहा कि हम आपको उपमेय उपमान के आधार पर, तो चरण कमल, तो चरण शब्द उपमेय और कमल शब्द उपमान, इस तरह से कर्मधारय देखेंगे। कहीं कहीं खासकर विद्यार्थी जैसे पीताम्बर हुआ, जैसे कुछ और शब्द है, घनश्याम हुआ, इनमें कर्मधार भी होता है, बहुब्रीहि भी होता है, लेकिन वो विग्रह के आधार पर स्पष्ट किए जाते हैं कि इसमें कर्मधारय या बहुब्रीहि है। उसको भी आपको बहुब्रीहि जब आता है आगने वाले समय में, तो उसको भी मैं स्पष्ट करता जाऊंगा। तो इस तरह से ये कर्मधारय समास के श्रेणी में आते हैं, चाहे महाकवि हो या चरण कमल हो। उदाहरण कई से है, आप महावीर भी कर सकते हो, पीताम्बर भी कर सकते हैं, कई ऐसे उदाहरण इसके श्रेणी में मिलते हैं। आइए जरा चौथा समास, द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और द्वितीय पद समूह या समाहार सूचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ध्यान रहिए, समूह या समाहार सूचक, जैसे हम समूह कहते हैं, तो आइए जरा देखें यहां पर पंचवटी, पंचवटी, ए पंचवटी, ए समूह सूचक। समाहार सूचक चौराहा, चौराहा, तो 5 वृक्षों का समूह और 4 राहों का समाहार, ये चौराहा। इसके भी कई उदाहरण मिलते हैं। कभी कभी
इसके उदाहरण और बहुब्रीहि के भी उदाहरण मिलते हैं। तो आप ये नहीं कि प्रथम पद संख्यावाचक है वहां पर आप चले जाएंगे किसमें, द्विगु में, बल्कि वह दशानन जैसे शब्द और भी शब्द जो होंगे वो कहाँ चले जाते हैं, बहुब्रीहि में भी चले जाते हैं। किस आधार पर चले जाते हैं, आइए आगे आपको बताएंगे बहुब्रीहि जब पढ़ाने लगेंगे। आगे देखें, अगला है समास, वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसकी परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। जिस समास में न तो प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद को प्रधानता घोषित करते हैं, एक नवीन पद को प्रधान घोषित करते हैं, वह बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे आप इसके चार उदाहरण चार टाइप के देखें, चार उदाहरण चार टाइप के, जैसे पीतांबर, नीलकंठ भी आएगा इसमें, पंकज, पंकज भी आ जाएगा इसमें, घनश्याम इसी के अंदर, मृत्युंजय, मृत्युंजय। आइए जरा देखिए, पीतांबर क्या है, पीला है। पीतांबर का मतलब पीला है वस्त्र जिसका। पंकज, पंक में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। घनश्याम, घन की तरह श्याम यानी कृष्ण। मृत्युंजय अर्थात भगवान कृष्ण। तो मृत्यु और जय दो शब्द है, इसके युग है। अब कभी कभी आप जब आते हैं और देखते हैं कि बहुब्रीहि माने या आपको कर्मधारय माने पीतांबर में, या घनश्याम में कर्मधारय माने या बहुब्रीहि माने, ऐसा आपको नहीं करना है। ध्यान रहे, एक ही पद में दो या दो से अधिक समास होते हैं, हो सकते हैं, विग्रह करने पर यह डिसाइड होता है कि उसमें कौन सा माना जाएगा। लेकिन एक आपको नवीन तरीका बनाते हैं कि कैसे आप मानेंगे कि बहुब्रीहि है कि नहीं। जब कोई, ध्यान है, जब कोई समास आपका योग रूढ़ शब्दों के श्रेणी में चला जाएगा, ध्यान रहे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अगर योग रूढ़ शब्दों के श्रेणी में चला जाता है तो बहुब्रीहि होता है। जैसे पंकज, पंक धन ज, तो पंक माने कीचड़, ज माने उत्पन्न होना, ये योग रूढ़ केवल कमल को कहते हैं। ऐसे ही दशानन, दशानन, तो 10 एक अंग है प्लस आनंद एक शब्द है। तो अब दशानन अर्थात रावण, तो ये नहीं कि संख्या है इसलिए आप उसमें चले जाएंगे, नहीं, संख्या होते हुए भी यह बहुब्रीहि है। क्यों? क्योंकि योग रूढ़ है। वैसे ही एक दंत, एक दंत, ये भी संख्या होते हुए बहुब्रीहि है। क्यों? क्योंकि गणेश के लिए प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे चीज आते हैं इसके श्रेणी में, चंद्रशेखर, श्वेतांबर, दिगंबर, ये सब के सब बहुब्रीहि के उदाहरण है। तो जब आप जानते हैं कि योग रूढ़ है तो उसमें फिर भी अगर मान लीजिए विग्रह में कहीं दिया हो, जैसे आपका विग्रह नीलकंठ, नीलकंठ देखें, नीलकंठ, तो नीलकंठ में बहुब्रीहि भी होता है और कर्मधार भी होता है। लेकिन जब दिया हो नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जो, नीला है कंठ जो, तो नीला है कंठ जो जब आप आएंगे तो यह क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि हो जाएंगे। माफ करिएगा, यह कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय। और नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, यह
बहुव्रीहि हो जाएगा। इस तरह से अगर योग रूढ़ है फिर भी स्पष्ट नहीं होता है तो आप चले जाएंगे, योग रूढ़ है तो बहुव्रीहि। अगर विकल्प में दोनों दे देता है कि बहुव्रीहि और क्रमधारय दोनों होंगे तो आप दोनों मानेंगे, चाहे नीलकंठ हो या पीताम्बर। इस तरह से विग्रह के आधार पर डिसाइडेड होते हैं। अंतिम और लास्ट जो है वह द्वंद्व समास है। द्वंद्व का मतलब दो और द्वंद्व का मतलब मन में चलने वाले विचार किस तरह से, जरा आइए इसको देखिए। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा है जिस समास में प्रथम पद के साथ साथ द्वितीय पद की प्रधानता होती है, अर्थात जिसमें दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें आप देखेंगे तो दो तरह के रूप मिलते हैं। एक जो मिलेंगे वह रूप देखने को मिलता है क्या, विलोम होंगे, विलोम शब्द, और दूसरा जो होंगे वो पूरक होंगे। और इसमें बात को हटा दीजिएगा कि योजक रहेगा तहाँ भी आपको अभी बताए, योजक रहते हुए भी धीरे धीरे में वह बहुव्रीहि है। तो कहीं कहीं योजक नहीं भी रहेगा तब भी उसमें क्या मान लीजिएगा, द्वंद्व समास। आइए जरा एक एक उदाहरण देखते हैं विलोम। जैसे रात दिन, रात दिन ये है, हानि लाभ ये है, देश विदेश ये है। अब पूरक में माता पिता भाई बहन राम लक्ष्मण हवा पानी। अब तो ये क्लियर हो गया कि ये द्वंद्व है, लेकिन ऐसे भी पद आते हैं जिसमें हाइफन नहीं रहेंगे फिर भी उसमें द्वंद्व समास होते हैं। आइए जरा देखिए कौन सा ऐसे शब्द हैं, जैसे देवासुर। तो अब ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, विपरीत है, विलोम है। विलोम क्या है मूल शब्द, देव और असुर। तो हमेशा द्वंद्व में देखेंगे और या अथवा इत्यादि का लोप हो जाता है। तो देवासुर में हाइफन न रहते हुए भी क्या हो गए, इसमें भी द्वंद्व समास हो गए। क्यों, क्योंकि देव और असुर मिलकर देवासुर है, भले ही इसमें हाइफन नहीं है लेकिन और का लोप कर दिया है। अगर संधि के दृष्टि से देखेंगे तो अ धन अ बराबर आ, देव धन असुर बराबर देवासुर। इस तरह से पूरी समास एक सीक्वेंस में, एक व्यवस्थित क्रम में समाप्त हुआ। आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो परीक्षाओं में अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।